पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ई रिक्शा को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेकर जो रिक्शा वाले भी हैं, जो ऑटो वाले भी हैं, उनने भी बहुत बड़ा एक विवाद छिड़ा हुआ है। उन्होंने बोला है कि जो ई रिक्शा जो इस वक्त मार्केट में जो इस वक्त चल रहा है, उसी को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। उन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ ई रिक्शा के चेयरमैन हैं तजिंदर पाल सिंह। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ई रिक्शा इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है और जो आप ड्राइवर्स वगैरह जो सेलेक्ट करते हो वो किस बेस पे करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तजिंदर पाल सिंह जी, आपका स्वागत है यंग वॉइस में। थैंक यू जी। सर, हमने देखा कि ई रिक्शा ये लोगों की सहूलियत के लिए आपने मतलब जो मार्केट में आया, खासकर किराया का मसला हो या कोई भी मसले हों, उसके लिए कि ऑटो से कम किराया जो है वो ई रिक्शा में पड़ेगा, मगर उसके बरअक्स देखा जाता है कि ई रिक्शा का जो किराया है वो ऑटो वालों से ज़्यादा पड़ता जा रहा है, जिससे लोग भी परेशान हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि जब से ई रिक्शा आया है तब से ई रिक्शा विवादों में है। रही बात आपने जो किराए की किराए को भी लेकर एक कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई जाती हैं। हाँ, देखिए, कहीं अगर 100 में से कोई किराया ज़्यादा लेता है तो उसकी वजह से पूरा ई रिक्शा जो है बदनाम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ई रिक्शा वाला किराया ज़्यादा लेते हैं। जो उनके चार्जेस बनते हैं वो तो उनको लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ ये चीज़ कि जैसे कि लोगों के जहन में ये चीज़ है कि ई रिक्शा का कोई ख़र्चा नहीं है, मैं आपको ये साफ बता देना चाहता हूँ कि ई रिक्शा का भी उतना ही खर्चा है जितना आम गाड़ियों का है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, मतलब कि एक मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर्स का। ई रिक्शा ने तो चलना बिजली पे ही है ना, बिजली से ही बैटरी चार्ज होगी। और जब अगर जो हम सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू कि जब बंद घरों का बिल जो 6-6 हज़ार रुपये आ रहा है, अगर वहाँ पे हमारा एक ई रिक्शा जब चार्ज होगा तो उसका बिल कितना आएगा। और दूसरी बात कि वो बोलते हैं कि इसके ऊपर खर्चा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ये हर आधे घंटे के बाद इसमें कोई ना कोई फॉल्ट आया होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किराया ज़्यादा ले रहा है। कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ हो रहा थी ऐसी नोक-झोंक, पर आप सब ने देखा होगा कि आज से 1-2 दिन पहले ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ई रिक्शा यूनियन को प्राइम मेंबरशिप दी है। तो मुझे लगता है कि ये जो वाद विवाद ये सब थे, जो अब हम कहीं ना कहीं एक जगह बैठकर इन चीज़ों को जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सर, जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा का कोई किराया फिक्स है या कोई मीटर्स, मतलब कितने किलोमीटर के बाद कितना किराया होना चाहिए, या कुछ ऐसे मतलब सिस्टम्स है जिनका एक बराबर एक क्राइटेरिया बना रहे कि कितना किराया होना चाहिए, वो ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया में इनका कोई भी किराए का कोई ऐसा इशू नहीं है। पर हाँ, कुछ अब जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने कुछ इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं, जिनमें इन्होंने इनको 6 जोनों में डिवाइड किया है। और 6 जोन के अंदर अगर मैं जोन नंबर 1 की बात करूं, उसमें गुरु नानक नगर, त्रिकुटा नगर, प्रीत नगर, छन्नी, रेलवे स्टेशन नरवाल, विज्ञाना पुलिस, संजय नगर चौक, शास्त्री नगर चौक, फिर उसके बाद ऊपर आप चले जाइए हाईवे पे, जो सिदड़ा वाला हाईवे है, वहाँ पे मोह माया मंदिर के पास पूछ जाके काफ़ी ज़्यादा एरिया है। 15 स्टैंड एक जोन में दिए हुए हैं। बट मेरे जो भाई हैं, जो ई रिक्शा चालक हैं, वो गलतफहमी के शिकार हुए हैं कि उनको ये लगता है कि हम सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर चल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर चलने वाली कोई बात नहीं है। वो पूरा जोन है, यहाँ से वेयर हाउस तक है, वेयर हाउस के उस पार। तो बाकी रही जो उनकी बातें, जो दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, पहले तो बहुत बड़ा एक हमारे में एक मिस गाइडेंस थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स भी कुछ हद तक खुश नहीं थे। पर मैंने हर बार अपने इंटरव्यू में यही चीज़ बोली है कि ई रिक्शा भी ट्रांसपोर्ट का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी पैसेंजर ही उठा रहे हैं। जैसे मैटाडोर, ब्लैक ऑटो, बस, ये जब जो लोगों को सर्विस देते हैं वैसी सर्विस हम भी देते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशन थी, जो मेरे ख्याल से जब स्टार्टिंग में जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लॉन्च किया, वो चीज़ इस पर लागू नहीं की। अब वो चीज़ जब 1 साल के बाद लागू होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी। जो ई रिक्शा वालों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दरमियान, चाहे उसमें ऑटो वाले भी आते हैं, मैडोर वाले भी आते हैं, उनके दरमियान एक विवाद था, उसमें क्या लगता है कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से विवाद हो रहा है? विवाद कोई भी नहीं था, मैंने आपको पहले बोला, विवाद नहीं था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग
मतलब कि जैसा कि मैंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ये पहले बताने चाहिए थे, वो इन्होंने बताए नहीं। कई मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना ब्लैक ऑटो सेल आउट करके जब उन्होंने देखा काम नहीं है उन्होंने रिक्शा डाला, अब वो उसी रोड पे चलते हैं जैसे ब्लैक ऑटो चलता था। अगर देखिए अब इस रिक्शे की जो कैपेसिटी है वो 100 से 120 किलोमीटर की एक बार बैटरी चार्ज होने पर निकालता है। अगर मैं 5 बैटरी वाले या 4 बैटरी वाले की बात करूं उसको 10 घंटे चार्जिंग के लिए चाहिए, जो लिथियम आयन बैटरी है उसको 2.5 घंटे चार्जिंग के लिए चाहिए, तब भी उसमें से भी इनका टाइम वगैरह होता है। रही बात ट्रांसपोर्टर्स की, तो अब मुझे लगता है जब हम उनका एक हिस्सा बन चुके हैं, उनके छाते के नीचे आ चुके हैं, तो अगर आज हमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी होगी हम भी अपनी गुहार उन्हीं तक लेके जाएंगे कि भाई जैसे उन्होंने मैटाडोर्स का साथ दिया, मैटाडोर के चालकों का साथ दिया, ब्लैक ऑटो वालों का साथ दिया, अब हमें उम्मीद है कि कल को अगर ई रिक्शा को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारा साथ ज़रूर देंगे। आपने बोला रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक कोई नहीं थे ई रिक्शा के लिए, क्या अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो चुके हैं ई रिक्शा के लिए? और आपको पता आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जोन और रूट्स जो हमारी जो पहले डीसी मैम थे उन्होंने एक लागू किए थे, पर बीच में कहीं किसी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, तो अब सुनने में आ रहा है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। क्योंकि हमारी भी लास्ट टाइम ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की टीम के साथ हम भी गए थे, जिसमें ये मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि जो रिक्शा है वो अपने रूट पे चले, अपने जोन में चले। तो ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने रूट और जोन में चलने की, देखेंगे अगर उसमें भी हमारे रिक्शा वालों को कोई परेशानी आएगी, कोई दिक्कत आएगी, जैसे कि हमारे रिक्शा वाले बोलते हैं कि हमें उसमें रहकर अपना कम किराया भी नहीं निकाल सकेंगे, तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, बात करके ही उसका हल निकालेंगे। लोगों में एक कंसेप्ट है कि रिक्शा ई रिक्शा जो है ऑटो से कम किराया होगा उसका और ऑटो से कम खर्चा होगा, इस वजह से वो ई रिक्शा को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, मगर उसके बाद भी देखा जाता है कि किराया जो है वो मनमाने तरीके से लिया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर जगह में, हर समाज में, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो पूरी ही कायनात को बदनाम कर देता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे रिक्शे वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं, मगर है कम किराया है इसमें, किराया तो कहीं डिसाइड है ही नहीं है इसका। मैं आपको एक चीज़ पहले मैं बता देना चाहता हूँ, शायद मेरे कई भाइयों को नहीं पता होगा, जो ई रिक्शा था, ये साइकिल वाले जो रिक्शा चला था जम्मू में, ये उसकी रिप्लेसमेंट थी। पर मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो इसकी पॉलिसी थी, जो इसके रूल्स थे, वो नहीं दिखाए, जिसकी वजह से लोग मिसगाइड हो गए। हमारे लोगों ने, अब कई बार तो हमें ये भी सुनने में आता है कि ई रिक्शा जो है वो हाईवे पे भी नहीं जा सकता। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं ही आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पहले मिसगाइड क्या हुआ कि हमें पता नहीं था हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक हमारा रहता। अब एक पैसेंजर जो है, जो नानक नगर से लेके जानीपुर तक जाएगा, जानीपुर यहाँ से मैं 10 किलोमीटर लेके चलूँ, 10 किलोमीटर आन जान 20 किलोमीटर होगा, अगर वो उससे 20 रुपये लेके जाएगा जानीपुर, तो वो दिन के 5 अगर चक्कर लगाएगा तो उसकी बैटरी ख़त्म होगी, तो क्या वो दिन में 100 रुपये लेके घर जाएगा? ये चीज़ें पहले ही गवर्नमेंट को इनको अवेयर करना चाहिए था देने से पहले। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी होगा हमारा फ़र्ज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमारे भाई हैं उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाए, और वह हमारे साथ साथ गवर्नमेंट का भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इस बारे में, क्योंकि अभी तक टिल नाउ अभी तक लोग जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, थोड़ा उनको अभी तक इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो मेरे ख्याल से ये जो किराए की, खासकर किराए की प्रॉब्लम है, ये आएगी। क्या गवर्नमेंट ने आपको अब कोई गाइडलाइंस दी है या कोई रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं कि जिसके तहत हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें जो जोन के तहत चलने के लिए बताया है, हमने अपने भाइयों सबसे बोल दिया है कि आप उनके जो नियम है उनका पालन कीजिए। इसमें रेट लिस्ट का, रेट का भी कोई जिक्र है? रेट का मैंने आपको पहले भी बोला, रेट के बारे में इसमें कोई भी किसी से भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका रेट फिक्स होना चाहिए। आप देखिए कहीं भी किसी चीज़ का भी अभी तक मेरे ख्याल से कोई रेट फिक्स नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात आ रही है, इसमें जो आपने ड्राइवर्स वगैरह जो ई रिक्शा चला रहे हैं, शिकायत ज़्यादातर यही है कि जो आउटसाइडर्स हैं, J&K से, स्टेट से, बाहर से हैं, ज़्यादातर उन्हीं को प्रेफर दिया गया। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात मुझे नहीं लगता किसी हद तक ये ठीक होगी कि बाहर के ड्राइवर हैं, क्योंकि अगर जम्मू में कोई बस रहा है तो अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट्स पे जो रेहड़ियाँ लगती हैं 90% वो बाहर के हैं, फिर हमें उनसे भी लेके कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इसमें हमने देखा, आपने भी कई बार
सोशल मीडिया इस वक्त आप देखते हैं कि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत तेज़ है, हर जगह पहुंच जाता है। हमने देखा कि ई रिक्शा में मैक्सिमम क्या होता है, 1 से 2 बंदे होते हैं, और उसके बाद कोई नशा भी कर रहा होता है, ठीक है, उसके बाद कई बार झगड़े भी हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए कोई सिस्टम बनेगा? झगड़े की फसाद वही थी जो मैंने आपको बोला, इनके रूट्स, इनके जोन, क्योंकि देखिए जनाब, पेट हर किसी के साथ लगा है, अपना परिवार हर किसी ने पालना है। अगर मैं बात करूं मैटाडोर वालों की, उन्होंने भी उसी रोड पे चलना है, जम्मू की रोड पे। अगर मैं बात करूं ब्लैक ऑटो की, उन्होंने भी उसी रोड पे चलना है। अगर मैं बात करूं ई रिक्शा की, उन्होंने भी उसी रोड में चलना है। अब दिक्कत और परेशानी क्या है कि हमें कैसे चलना और किस तरह चलना है। फिर से वही बात आ गई कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ था, जब ई रिक्शा को सेल आउट किया तब उनको उनकी गाइडलाइंस देनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने तो परचेज़ कर लिए। अब हमें ये नहीं पता था कि बाद में इसके लिए लाइसेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना था और देखा है कि अगर JNK से बाहर आप चले जाओ, इसमें तो कोई लाइसेंस भी नहीं पूछता, इवन के रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। क्या यहाँ पे लाइसेंस को रखा हुआ है कि यहाँ पे लाइसेंस होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे लाइसेंस है, पर हमने तो ये भी इनको बोला था कि जिस इंसान के पास आज से 30 साल या 40 साल पुराना लाइसेंस है, प्लीज़ उसको वहीं पे कैरी ऑन किया जाए। और दूसरी बात इन्होंने बोला था कि नहीं, ई रिक्शा के लिए अलग से लाइसेंस बनेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जिन लोगों ने बेचारों ने अपना ब्लैक ऑटो सेल किया, उसकी जगह ई रिक्शा लिया, उसके पास लाइसेंस है, वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, तो ई रिक्शा के लिए क्यों नहीं वैलिड? तो ये हम करेंगे बात, अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी बात करेंगे इस बारे में, और ये बात हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी करेंगे, ताकि इन चीज़ों से ये सॉर्ट आउट हो और इसका कोई ना कोई हल निकले। जब भी कोई ई रिक्शा ड्राइवर आता है या ड्राइवर उसको आप ई रिक्शा देते हैं चलाने के लिए, ड्राइवरी के लिए देते हैं, उसके लिए आपने कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जिसके बिना पर आपको एक मतलब एक सिक्योरिटी सी रहती है? मैक्सिमम ड्राइवर्स जो ई रिक्शा वाले हैं उनके अपनी ही रिक्शे हैं, क्योंकि ई रिक्शा की सिर्फ मेरे से 2 से सवा 2 लाख रुपया कास्ट है। तो तकरीबन जितने भी हैं, उन सब मेरे जितने भी रिक्शा चालक हैं उनके अपने ही ई रिक्शास हैं। क्योंकि बीच में आपने सुना होगा, जम्मू अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन जूडा करके एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने 10,000 रुपया लेकर मतलब उनको रिक्शा फाइनेंस किए थे। तो तकरीबन जो लोग हैं उनके अपने ही रिक्शे। हाँ, बाकी रह गई बात जो ड्राइवर्स जो लेते हैं, हाँ, जो भी अपना जो ऑनर है वो उसको अगर रिक्शा रेंट पे देता है, वो उसकी पूरी अंडरटेकिंग लेता है। हम ये समझे एज ए चेयरमैन जो भी इस वक्त चल रहा है, आप इन जो आपका ई रिक्शा वगैरह जो भी है, जो शिकायतें लोगों की है, जो डिमांड्स बाकी ट्रांसपोर्ट्स वगैरह की भी है, जो मतलब कंट्रोवर्सी थोड़ा बहुत चल रहा है, उसको दूर करने के लिए आप कितनी कोशिश करेंगे और कब तक करेंगे? देखिए, हम पिछले 1.5 साल से इस चीज़ को लेकर लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगा कि हमारे लिए परसों का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि ई रिक्शा को भी ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप देकर अपने साथ जोड़ा है। तो मैं तो पहले भी कहता आ रहा हूँ, मैं तो अब भी यही बात बोलूँगा कि जो भी ई रिक्शा के मसले मसाइल होंगे, हम उनके लिए 24/7 हाजिर हैं। वो चाहे मेरा भाई मुझे कभी भी फ़ोन कर हमारी पूरी टीम उनके लिए हाजिर है, जो उनके साथ बात होगी। पर हमें वो बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाकर उसका हल निकालना है, ना कि सड़कों पर आकर उसका हल निकलेगा। ई रिक्शा वालों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, खासकर आप चेयरमैन हैं वहाँ? मेरा उनके आगे यही पैगाम रहेगा भाई साहब, कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जो माइक पर खड़े होकर जो बड़े बड़े जनसलाह इकट्ठा कर कर बोलेंगे, पर करना और कथना इसमें फ़र्क है। चलाना रिक्शा उन्होंने है, मैंने नहीं चलाना। अगर कोई पॉलिसी बनी है उसको फॉलो करना उनका फ़र्ज़ है। अगर उस पॉलिसी के तहत अगर किसी का कोई चलान होता है, मैं उसके पैसे पे नहीं करूँगा, पैसे उनको खुद पे कर रहे हैं। सो मेरे भाइयों, आपसे यही विनती है, हाँ, अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें हमें मतलब कि हम उसमें बारा नहीं खाएगा। गवर्नमेंट सबकी सुनती है, एडमिनिस्ट्रेशन सबकी सुनेगी। हम भी उनके पास अपनी गुहार लेके जाएंगे कि आज हमारा दिहाड़ नहीं निकल रही, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हम उसका हल ज़रूर निकलवाएंगे। सो अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप उस पॉलिसी के तहत चलो, ताकि ये जो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, सुबह उठो तो रिक्शा रिक्शा रिक्शा, रात को सो तो रिक्शा रिक्शा रिक्शा, दिन को देखो रिक्शा रिक्शा रिक्शा, ये चीज़ ख़त्म हो और हम स्मूथली चल सकें। शुक्रिया आपका यंग बॉयज़।
ये थे चेयरमैन ई रिक्शा के, जिनका ये कहना है कि आज तक हमारे पास कोई भी पॉलिसी नहीं थी, ना रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मगर अब हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन भी है और पॉलिसीज़ भी है, जिसके तहत हम ई रिक्शा को चलाने की कोशिश करेंगे। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमें जो जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में उसमें मेंबरशिप भी मिली है। अब उनके साथ भी मिलकर उनके जो भी विवाद होंगे वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। यासिन मीर, यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।